अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल फास्टनर्स। मैकेनिकल फास्टनर्स क्या हैं? जब भी हम कोई इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट में उसके पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फास्टनर्स की। उसमें नट्स, बोल्ट्स जो कॉमन यूज़ में हम देखते हैं वो चीज़ें हैं। सो मैकेनिकल फास्टनर्स are used in assembly of different machine parts. So different fasteners जब वो यूज होते हैं वो डिफरेंट क्राइटेरिया की बेसिस पे, जैसे मेथड ऑफ फैब्रिकेशन। इसका मतलब है कि हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो किस तरह से बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें वेल्डिंग है, जहाँ काम ही वेल्डिंग का है, ठीक है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट इमेजिन कर सकते हैं, तो वहां पे हमें वेल्डिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम एक जब टेबल बना रही हो अगर आयरन का, तो उसके कॉर्नर्स को जोड़ने के लिए हम वेल्डिंग यूज करते हैं। दूसरा ये डिपेंड करता है कि जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि आयरन अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको वेल्डिंग कर लूंगा, लेकिन अगर मैं कोई और मटेरियल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि थोड़ा सॉफ्ट है, तो उसमें मैं वेल्डिंग नहीं यूज करूंगा, फिर मैं नट्स एंड बोल्ट से उसको जो है ना वो ज्वाइन कर लूंगा। फंक्शन ऑफ असेंबली, अब ये भी डिपेंड करता है कि वो जिन पार्ट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, हमने उनसे क्या पर्पस है उसका। जैसे मैंने बताया कि अगर टेबल बना रहे हैं तो उसके कॉर्नर्स को हम जो वेल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं, जैसे एक बाइक है, उसका जो टायर होता है, उसका जो पहिया होता है, ठीक है, उसने घूमना होता है। इस तरह से हम कोई ऐसी चीज घुमा रहे हैं जिसने घूमना है, सर्कुलर पाथ में, तो हम उस वहां पे नट्स एंड बोल्ट्स या रिवेट्स या कोई और फास्टनर जो है वो यूज करेंगे। सो एज ए इंजीनियर हमें क्यों जरूरत है इसको पढ़ने की? क्योंकि जब हम डिजाइन देते हैं किसी को, जैसे हमने ड्राइंग्स पढ़ी हैं कि हम मटेरियल्स की ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वहां पर उस ड्राइंग में हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि यहाँ पे वेल्डिंग यूज होगी, कि यहाँ पे वो जो है वो नट्स यूज होंगे, रिवर्ट यूज होगी, मतलब किस टाइप का फास्टनर यूज होगा हमें ड्राइंग पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसलिए हमें इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम मैकेनिकल फास्टनर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। So engineer needs to have a thorough understanding of different fastening processes. Okay. दो तरह के फास्टनर्स यूज होते हैं, परमानेंट एंड टेम्पररी। टेम्पररी को हम रिमूवेबल भी कहेंगे। सो टेम्पररी क्या है? नट्स एंड बोल्ट इसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है। ऐसे फास्टनर्स जिनको हम रिमूव भी कर सके, उसमें बोल्ट, स्क्रूज, नट्स, स्टड्स, पिंस, रिंग्स, कपलिंग, कीज एंड क्वार्टर्स। तो ये डिटेल में थोड़ा सा हम इसको देखेंगे भी। और परमानेंट में क्या है कि जो कि परमानेंटली ज्वाइन कर देता है दो पार्ट्स को, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। उसमें सोल्डरिंग है, ये चीज वेल्डिंग है और रिवर्ट्स है, ठीक है, ये तीन चीजें हैं। सो नट्स एंड बोल्ट्स ये डिफरेंट मटेरियल्स के बनाए जाते हैं, मोस्टली स्टील के होते हैं। इसके अलावा ये स्टेनलेस स्टील के, टाइटेनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज वगैरह के भी यूज होते हैं, आयरन के भी यूज होते हैं। तो ये ज्यादातर स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम के वहां यूज होते हैं जहाँ पे वेदर रेजिस्टेंस चाहिए होती है। और ये क्या कर सकते हैं, हम इसको डी या रीअसेंबल कर सकते हैं। मतलब कहीं पे लगे हुए हैं तो उनको रिमूव भी कर सकते हैं, उनको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर जो फास्टनर्स हैं वो नट्स एंड बोल्ट्स, स्क्रूज वगैरह ही यूज होते हैं। स्क्रूज एंड बोल्ट्स जब यूज होते हैं वो टेंशन में होते हैं।
तो हम कहीं भी इसको लगाते हैं तो टेंशन की फोर्स होती है स्ट्रेचिंग फोर्स, खींचने की फोर्स। तो ये जहां भी हम लगते हैं इस पे लोड अप्लाई होता है, जहां भी हम ये यूज करते हैं तो ये हमेशा टेंशन में ही होते हैं। अच्छा, अब इसमें इनकी क्लासेस होती हैं, प्रॉपर्टी क्लास होती है, डिफरेंट क्लासेस के जो है ना वो नट्स एंड बोल्ट्स स्क्रूज वगैरह मिलते हैं, उसको हम लिखते हैं प्रॉपर्टी क्लास 8.8 फॉर एग्जांपल। अब इसको रीड कैसे करने हैं? जो पहला नंबर है वो टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 8, उसको 100 से मल्टी, जैसे 8.8 लिखा हुआ है इसका मतलब है उसकी टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है, ठीक है, टोटल जितनी वो फोर्स बर्दाश्त कर सकता है, बियर कर सकता है, वो है 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 800 मेगा पास्कल। और जो सेकंड नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है, वो रेशियो है किसकी, टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ टू द टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ अगर हमने फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ ओवर अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.8, जैसे कि इस एग्जांपल भी है 5.8 है प्रॉपर्टी क्लास एक बोल्ट की, उसका मतलब है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 500, 5 मल्टीप्लाई बाय 100। और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कैसे आएगी, उनकी रेशियो है यील्ड स्ट्रेंथ टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, रेशियो है उसकी 0.8, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमें स्टेनलेस स्टील के चाहिए या, और इनमें जो पार्ट्स, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वेल्डिंग है तो जस्ट एक वेल्ड होना है, और अगर नट्स एंड बोल्ट्स हैं तो हमें उसमें ऊपर नट भी चाहिए, बोल्ट भी चाहिए, समटाइम वाशल भी यूज होती है। तो इसलिए जहाँ पे जरूरत हो वहीं पे इनको यूज किया जाता है। अगर कहीं पे ऑप्शन है हमारे पास तो हम मतलब दोनों चीजें यूज करने का, नट्स एंड बोल्ट्स और वेल्डिंग भी, तो हम वेल्डिंग को प्रेफर करते हैं। प्री ड्रिल्ड होल्स का मतलब ये है कि ऑलरेडी पहले सुराख किया होता है, वहां पे हम ये नट्स एंड बोल्ट्स को लगाते हैं। कुछ सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रूज भी यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो कि लकड़ी में लगते हैं अक्सर स्क्रूज, वो भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, स्क्रू, अब उसमें क्या होता है, नट्स एंड बोल्ट्स तो सिंपल, अगर हम देखें यहाँ पे ये नट एंड बोल्ट है, ठीक है, और ये जो चीज होती है ये स्क्रूज होते हैं। So a screw is a shaft with a helical groove or thread formed on its surface. तो उसके ऊपर हेलिकल टाइप ग्रूव बना होता है। ओके, तो ये जो हमारी रोटेशनल मूवमेंट है उसको लीनियर मूवमेंट में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमने एक प्लेन को रैप कर दिया हो तो इस तरह की चीज बन जाएगी। तो इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, और जब हम चेंज कर देंगे तो फिर उसी तरह की स्ट्रेंथ जो है वो हमें मिल जाएगी। तो सिंपल नेल जो है, कील जो है, उनसे ज्यादा इनकी पावर होती है, होल्डिंग पावर होती है, क्योंकि वो स्ट्रेट होते हैं, सारी बात है, और इनमें ग्रूव्स होते हैं। तो कीज, ये देखिए यहाँ पे इस तरह की चीज अक्सर आपने देखी होगी, ये कीज होती हैं, ठीक है। कीज डिफाइंड एज पीस बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ टू पार्ट्स टू प्रिवेंट relative मूवमेंट और एज अ पीस इंसर्टेड इन एन एक्सियल डायरेक्शन। तो relative मूवमेंट मतलब ये इसलिए लगाया जाता है कि ये जो हमारा गियर है ये एक्सियली मूव ना करे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव ना करे, मतलब यहाँ से बाहर की तरफ मूव ना करे। ये स्टील से बनी होती है, ठीक है। इसके बरक्स जो हमारे पास क्वार्टर्स हैं, ये देख सकते हैं इस तरह की चीज होती है, फ्लैट वेजेस होते हैं, ठीक है। वहां पे वो कीज पीस ऑफ स्टील वायर कह सकते हैं, और ये फ्लैट होते हैं इस तरह के, ठीक है।
तो keys are generally driven in parallel to the axis of shaft which are subjected to twisting strength. जहाँ पे रोटेशन हो रही हो वहां पे कीज यूज होती हैं. Cotters are generally driven at right angle to the connected rods or hubs which are subjected to compressive and tensile strength. ठीक है. तो कॉटर्स और कीज कैसे यूज होते हैं? कीज यूज होती हैं पैरेलल में और कॉटर्स यूज होते हैं राइट एंगल पे, और कीज यूज होती हैं जहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट हो रही हो और उसको जो है बियर करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए. और जो कॉटर्स है वो जहाँ पे कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस लग रही हो वहां पे यूज होती हैं. आगे रिवेट्स आ जाता है. So rivets क्या आर used when it is required to connect permanently two or more pieces. तो ये भी परमानेंट फास्टनर्स की एक टाइप है. इसमें रिवेट्स में हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होती है. ये इस तरह, ये देखें, ये चीज लगी हुई है रिवेट्स. ठीक है. इट इज परमानेंट टाइप ऑफ फास्टनिंग एंड चीज कैन नॉट बी रिमूव विदाउट चिपिंग ऑफ द हेड. हम यहाँ से इसको, ठीक है, किसी भी जो है वो टूल से इसको निकाल खींचते हैं, फिर ये निकल सकता है. तो पिच क्या है? एक रिवर से दूसरे रिवर तक का डिस्टेंस, इसको पिच बोलते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो रिवर्स हैं जो कि यूज होती हैं. रिवर्ट डायामीटर और थिकनेस का रिलेशनशिप ये है कि अगर उसकी थिकनेस इतनी है तो उसका डायामीटर ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. जब हम रिवर्ट्स को ड्रॉ करते हैं ना, जैसे ये देखें यहाँ पे, तो ये इस एज से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे करके हम ये कैलकुलेट करते हैं डायगोनली कि यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है और यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है. दोनों साइडों से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, ये होता है 1.5 डी के इक्वल. जितना उसका डायामीटर है उसको 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, उसके इक्वल होगा. और मैक्सिमम पिच जो है वो 3D हो सकती है और मिनिमम पिच जो है वो D प्लस 1.5 इंच हो सकती है. ठीक है. इनकी एप्लीकेशन है प्रेशर वेसल्स में, बॉयलर्स में, टैंक्स में, ब्रिजेस, डिफरेंट जगह पे ना इसकी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास. तो ये रिवर्स ऐसे लगी हुई है, टॉप व्यू का दिखाया गया है. तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस के लिए करना है कि ये डायमीटर दिया हुआ है इसका, ये थिकनेस दी हुई है, ये पिच दी हुई है. ठीक है. इसके मुताबिक आपने इस तरह का एक जो है ना व्यू ड्रॉ करना है इसका. ठीक है. थिकनेस हमारे पास यहाँ पे काम आएगी इसके, इसको ड्रॉ करने के. ये इसका है क्रॉस सेक्शनल व्यू और ये टॉप व्यू. और ये इसका डायमीटर कितना है वो हमारे पास है. यहाँ से इसकी डायमेंशन 1.5 डी के इक्वल है. डी पुट करके ये हम डिस्टेंस निकाल सकते, उतना ही डिस्टेंस हमने टॉप से रखना है. ठीक है. और ये सारे डायमेंशन यूज करते हुए आपने इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है. आप ये स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हो आप 6/10 का या 6/12 का भी. ये 6 इंचेस बाय 12 इंचेस. इस तरह से डबल रिवेटिंग भी यूज होती है. वो सिंगल रिवेटिंग थी, ये डबल है. कि एक इसमें देखें कैसे है कि ये हमारी शीट है और ये शीट है, इनको आपस में कनेक्ट करना है. ठीक है. ये वाली और ये वाली, ये दोनों. ठीक है. इनको आपस में साथ रख के इसके ऊपर हम एक खुद से शीट लगाते हैं, एक नीचे लगाते हैं, और यहाँ पे ऊपर नीचे ये रिवर्स लगा देते हैं. ठीक है. अब डबल रिवेटिंग कैसे है कि एक रिवेट ऐसे लगती है फिर दूसरी ऐसे, फिर डिस्टेंस पे ऐसे. अब ये इनका पी डिस्टेंस पिच जो है वो पिच कितनी 3D के इक्वल, इन दोनों का आपस में डिस्टेंस 3D है, इन दोनों का आपस में डिस्टेंस 3D है. यहाँ से ये डिस्टेंस 1.5D है और इन दोनों का आपस में, इन दोनों लाइनों का आपस में 2D है. तो ये सारी डायमेंशन आप यूज करते हुए ये वाला व्यू भी ड्रॉ करना है इसी तरह से. डबल रिवेटेड जो है उसमें दो तरह की जो है ना वो डायरेक्शन होती हैं. कि एक जो पिच है हम ऐसे लेते हैं एक के सेंटर से सेम लाइन पे, सेंटर से सेंटर, और ये लेते हैं हम डायगनली. इसका इस लाइन से इस रिवर्ट के सेंटर से डिस्टेंस जो है ना वो हमने 3D के ऊपर रख लेना है जो कि उसकी पिच है. ठीक है. ये भी हम साथ में एक चीज को नोट करते हैं. ठीक है. अब जो हेड्स होते हैं हमारे फास्टनर्स के टॉप से, ठीक है, ये सिंगल साइड वाला भी होता है. ठीक है. डबल साइड वाला भी होता है.
तो ये एक फ्लैट एंड ओवल हेड, जैसे ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट वाला जो होता है, ठीक है, और ऊपर से ओवल होता है। ये फ्लैट है, ये ओवल है, ठीक है। अब ये है राउंड, ये थोड़ा जो राउंड होता है, इस तरह के भी हमारे पास होते हैं। जस्ट आपने इनकी पहचान करनी है कि किस तरह से होते हैं। और बाइंडिंग हेड, ये थोड़ा सा पिच का होता है, इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो वर्क्स में यूज होता है। ये जहाँ पे थिन शीट्स हो वहां पे यूज होता है। इस तरह की चीज आपने इसमें से नोट कर लेनी है। हेक्सागोन हेड, अब इस तरह का भी जो हमारे पास है वो फास्टनर होता है, ये वाला, इसका हेड जो है वो हेक्सागोन बनी होती है इसमें, ठीक है जी। ये कमर्शियल, जनरली कमर्शियल एप्लीकेशन में यूज होता है। और फिर स्क्वायर शोल्डर हेड, ये स्क्वायर टाइप यहाँ पे बना होता है, ठीक है। अब ये ड्राइव्स हैं, जो स्क्रू ड्राइवर होता है हमारा, उसको हम यूज करते हैं ना, तो ये जो हमारा ये हेड्स हैं वहां पे एक शेप ये होती है स्टैंडर्ड, जो कि यूज होती है। ये वुड वर्किंग में जो यूज होते हैं हमारे पास स्क्रूज, वो उसमें ये ऐसी शेप होती है टॉप से। सो ये जहाँ पे टॉर्क ज्यादा हो, मतलब रोटेशन ज्यादा हो, वहां पे ये वाला इस टाइप का जो है ना वो यूज होता है स्क्रू। ये स्टार वाला भी यूज होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस में, जैसे मोबाइल फोन में अक्सर आपने देखा होगा, ये स्टार वाला यूज होता है। ये स्केयर वाला बहुत कम यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी थ्रेड। अब इस पे देखें तो आपके पास थ्रेड्स बने होते हैं, तो ये कंटिन्यूस सेम पैटर्न रिपीट हो रहा होता है ना। अब यहाँ पे क्या है कि क्रेस्ट, जो टॉप होता है वो क्रस्ट होता है, ये टॉप वाली ये वाली साइड, और जो ये नीचे वाली साइड होती है इसको रूट बोलते हैं। थ्रेड एंगल, ये आपस में इनका क्या एंगल है। हेलिक्स एंगल क्या होता है, अब ये देखे ना, ये इस तरह की जो शेप बन रही है स्ट्रेट स्ट्रेट, समटाइम शेप ऐसे भी हो सकती है, ठीक है इसकी। अब यहाँ पे ये हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, तो अब इसका ये जो ये एंगल बन रहा है ना, ये हेलिक्स एंगल, ये ज्यादा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट स्ट्रेट बना हुआ है ना, सही है। ये ऊपर से देखा ना, ये वाला व्यू ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, तो इसका ये एंगल देखें ज्यादा बनेगा, इस केस में तो कम ही बन रहा है, ठीक है। और पिच होती है एक, जो थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक का डिस्टेंस, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का। और ये यहाँ से इनर वाली साइड से इनर वाली साइड तक का माइनर डायमीटर, ठीक है। और आउटर साइड का मेजर डायमीटर, और इनके सेंटर पे अगर एवरेज ले लेते हैं हम इसकी, ठीक है, इन दोनों के सेंटर में जो आएगी वो पिच डायमीटर। सिंपल शार्प वी थ्रेड, जो कि ये है, लेकिन ये नॉर्मली यूज नहीं होता, क्योंकि ये वी है ना, वी थ्रेड है, इसमें ये जो इसके कॉर्नर्स है ना, ये नुकीले होते हैं, और ये नॉर्मली यूज नहीं होता। अमेरिकन नेशनल ये भी इसी तरह का होता है, शार्प वी थ्रेड का, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है। ये यूटीएस, यूनाइटेड थ्रेड स्टैंडर्ड, ये यूज नहीं होता हमारे पास यहाँ पे। स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाता हूँ। ये स्क्वायर शेप है, ये पावर ट्रांसमिशन, ये सारे पावर ट्रांसमिशन में यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से जो है ना, ये जो बटरस है, ये वाला, ये पावर ट्रांसमिशन इन ओनली वन डायरेक्शन के लिए यूज होता है। और ये नकल थ्रेड जो है, ये सारा लिखा हुआ है पीछे, ये यूज होता है नॉर्मली जो हमारे एलईडी बल्ब्स है ना, उनका जो उनके थ्रेड बने होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं गुलाई में, ठीक है। और ये हमारे एक्मी और फॉर्म वगैरह जो हैं, ये नॉर्मली इतने यूज नहीं होते, पावर ट्रांसमिशन में यूज होते हैं हमारे जो बड़े बड़े पावर स्टेशन है ना, वहां पर। तो स्क्रू थ्रेड, ये वही चीजें हैं कि स्क्रू थ्रेड की ये टाइप्स हैं आगे। स्क्रू थ्रेड इज अ रिज ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, तो वही कि
ये जो टाइप्स है ना, ये स्क्रू थ्रेड्स की टाइप्स ही हैं, ये एक्मी, नक्कल, बट्रस वगैरह। बस इसमें से पिच क्या है कि एक डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द थ्रेड फॉर्म टू द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट, कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड तक का डिस्टेंस पिच होता है। ठीक है, ये वही टर्म्स जो मैंने बताई हुई है। अब यहाँ भी ये पूरा एक जो है नट को बताया, ये थ्रेड होता है इसमें बोल्ट में, ये नट है, ये रन आउट है, ये ग्रिप लेंथ है। ठीक है, और ये हमारी थ्रेड लेंथ, जहां तक थ्रेड है। टोटल लेंथ को नॉमिनल लेंथ कहते हैं। इसका रेडियस, ये हेड है इसका। ठीक है, ये हेक्सागोनल है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हम ड्राइंग में अगर हमने इनको शो कराना है तो उसमें तीन तरह से शो कराते हैं। सिंप्लीफाइड, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी शो करा सकते हैं। डिटेल्ड, इस तरह से कंप्लीट बना दें, या स्कीमेटिक डायग्राम ऐसी बना दें। ठीक है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड स्क्रूज। ठीक है, सो राइट हैंड जो है वो नॉर्मली यही यूज होते हैं। इसमें क्या है कि ये क्लॉकवाइज जो है ना वो टाइट होते हैं, ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज टाइट होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज ओपन करते हैं। नॉर्मली जितने भी ये थ्रेड्स, स्क्रूज, नट्स वगैरह यूज होते हैं, बोल्ट, वो सारे राइट हैंडेड होते हैं। लेफ्ट हैंडेड कहाँ यूज होते हैं? जहाँ पे हमें ऐसी जगह हो जहाँ पे हमें ये खदशा हो कि यहाँ पे थोड़ा डेंजर है, तो वहां पे यूज होते हैं। आप सब लोगों ने इस ये देखा होगा। अब आप लोगों ने सोचना है कहाँ पे देखा होगा। आपकी जो आ, लिखने वाली चीजें हैं ना, उनके रिलेटेड है ये लेफ्ट हैंड होता है उसमें। ठीक है, जिनसे आप लिखते हो या इरेज वगैरह करते हो। सो कुछ इसकी थ्रेड्स जो इनकी क्लासेस होती हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो 1 है, और जितना हम आए जाते जाएंगे क्लास, इसका मतलब अच्छी है वो। ये इस तरह से क्लास लिखी होती है, ये एग्जांपल दी हुई है। 2 है, इसमें ये पिच लिखी होती है, इसका ये डायमीटर लिखा होता है, और ये मैट्रिक यूनिट्स हैं, मतलब एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है जी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और वैसे भी आप पर्सनली भी मैसेज में पूछ सकते हैं। ओके जी।